बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीने का हक साम्राज ने छीन लिया। 16 सितंबर 2022 को शाया होने वाले डॉक्टर बाबर अवान के इस कॉलम का आज सुनिए पहला हिस्सा। साम्राज शक्लें, रंग और मलबूस बदलने से निज़ाम जमहूर में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि साम्राजियत जमहूरियत की ज़िद है, जिसमें चंद घराने आबाद होते हैं और करोड़ों खानमा बर्बाद। हमारे समाज में ये करोड़ों दो हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। पहला, मुल्क की आबादी का वो हिस्सा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। खेत मजदूर, दिहाड़ीदार लोग, जिन्हें माशियात की ज़बान में लोअर स्ट्राटा ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की एलीट आबादी जिस दुनिया में जीती है उसे बबल इकॉनमी कह सकते हैं, यानी मसनूई दुनिया के बासी, मखलूक खुदा से कट कर मन मर्जी के टेंट में जीने वाले वो लोग, जिनके असासे जायदादें नेशनल इंटरेस्ट के बजाय इंटरनेशनल इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आते हैं। फिर इसी तबके की दुनिया ऐसी है जिसमें मुल्ला और मिस्टर में भी कभी तमीज़ नहीं रही। उनका नारा भी कभी नहीं बदला, हमेशा से एजेंडा भी एक है, बख्ते मातख्त आबाद बाद। हम अपनी इब्तदाई तारीख पर नज़र डालें तो फिरंगी साम्राज्य की रुखसती का अरसा बड़ा मुख्तसर नज़र आता है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 23 अक्टूबर 1954 तक 7 साल 2 माह 9 दिन। ये 24 अक्टूबर 1954 का दिन था जब एक साम्राज्यी किरदार गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की आइन साज यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़कर मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। आर्काइव्स बताते हैं कि मियां मुमताज़ दौलताना, महमूद अली कसूरी, मखदूमज़ादा हसन महमूद, सरदार अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार पीरज़ादा, मीर रसूल बख्श तालपुर और ग़ुलाम हुसैन सुमरों ने इस आइन शिकनी का ज़ोरदार स्वागत किया। ऐसे लगा जैसे हिंदुस्तान का आखिरी वॉइसरॉय रंग और लिबास बदल कर फिर से आज़ाद पाकिस्तान पर काबिज हो गया। उन दिनों मौजूदा सिंध हाई कोर्ट को चीफ्स कोर्ट लिखा और पुकारा जाता था। तोड़ी जाने वाली असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इस आइन साज और कानून साज असेंबली की तहलील के फैसले को मौजूदा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याद रहे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास इस असेंबली के दोनों बड़े ओहदे थे। वो बिलतरतीब तोड़ी जाने वाली असेंबली के सदर और स्पीकर भी थे। मुल्क की गैर मुंतखब मुक़्तदरा ग़ुलाम मोहम्मद के पीछे खड़ी थी। इसके बावजूद मौलवी तमीज़ुद्दीन ने नताइज की परवाह किए बगैर नए रंगदार साम्राज्य की तरफ से आज़ादी से जीने का हक छीनने के फैसले को अदालत ले जाने का इंतहाई दलेराना इक़दाम किया। नंबर 1, बुर्का पोश खातून का वाक़या। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने 24 अक्टूबर 1954 के गैर कानूनी इक़दाम को चैलेंज करने के लिए पहले 2-3 दिन में ही आईनी पटिशन, जिसे सिंध चीफ्स कोर्ट रूल्स के मुताबिक सीपी कहते हैं, तैयार कर ली थी, जबकि मुल्क की बाकी 4 हाई कोर्ट्स में इसे रिट पटिशन बोला और लिखा जाता है। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ना किसी वकील को मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास आने की इजाज़त दी गई और ना ही मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को घर के दरवाजे से बाहर निकलने दिया गया। इसी कश्मकश में 11 नवंबर 1954 का उम्मीद अफजा सूरज तुलू हुआ। मौलवी तमीज़ुद्दीन के घर की पिछली साइड पर एक छोटा बगली गेट था, जहां एक रिक्शा आकर रुका। घर के अंदर से सर तापे बुर्के में मलबूस एक खातून बगली गेट से बाहर निकली और सिक्योरिटी एहलकारों की नज़रों के ऐन सामने बावकार अंदाज में चलती हुई रिक्शे में जा बैठी। दूसरी जानिब कुछ देर बाद ये रिक्शा सिंध की चीफ्स हाई कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। एहलकारों ने पर्दा नशीन खातून के लिए हाई कोर्ट का गेट खोलकर रिक्शे को अंदर आने की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट में ग्राउंड फ्लोर पर अदालतें हैं, जिन तक पहुंचने से पहले बार एसोसिएशन का ऑफिस आता है। खातून ने रिक्शे से उतरते ही बुर्का उतार दिया, जिसमें से मौलवी तमीज़ुद्दीन बरामद हुए और हाथ में कागजात का पलंदा पकड़े बार एसोसिएशन के हॉल में दाखिल हो गए। मौलवी तमीज़ुद्दीन को अदालत जाने से रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। उनके घर का सरकारी एहलकारों ने मुहासरा कर लिया। उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये एक गैर एलानिया हाउस अरेस्ट थी। पुराने साम्राज्य के नए साम्राज्य कमाश्ते ने समझा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन काबू में आ गया है। उस वक्त के इस जावराना मुहासरे की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ 3 वाक़यात बयान करना ज़रूरी है। दूसरा वाक़या मंजर आलम एडवोकेट की गिरफ्तारी का था। मंजर आलम एडवोकेट को खुफिया पैगाम रसानी के ज़रिए मौलवी तमीज़ुद्दीन ने अपना वकील मुकर्रर किया था। चुनांचे वकील साहब हाई कोर्ट गेट के बाहर तयशुदा वक्त पर पहुंच गए, जहां पे सिक्योरिटी एहलकारों और खुफिया एजेंटों ने मंजर आलम एडवोकेट साहब को घेर कर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने साथ खड़ी एक गाड़ी में मंजर आलम एडवोकेट को गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती लोड किया और यूं मंजर आलम एडवोकेट साहब गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए। तीसरा वाक़या सिंध हाईकोर्ट के उस वक्त के डिप्टी रजिस्ट्रार जनाब रोशन अली शाह की हिकमत और दलेरी का रोशन बाब है। जो ही मौलवी तमीज़ुद्दीन जनाब रोशन अली शाह से मिलने रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल हुए, रोशन अली शाह साहब ने उन्हें एहतराम से बिठाया। फिर आइनी पटिशन के कागजात लिए और रूल्स के मुताबिक दायरी के तमाम मरहले मुकम्मल करने में मौलवी तमीज़ुद्दीन की भरपूर मदद की।
یہ روشن علی شاہ ہی تھے جن کے ذریعے مولوی تمیز الدین صاحب نے جناب جسٹس کانسٹنٹائن کو اپنے وکیل منظر عالم ایڈوکیٹ صاحب کی گرفتاری اور ان سے ہونے والی بدسلوکی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دلیر جج نے بھی فوری طور پر ایکشن لیا اور آئی جی سندھ پولیس کو منظر عالم ایڈوکیٹ کو رہا کر کے ہائی کورٹ واپس پہنچنے کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا۔ مولوی تمیز الدین کی قانونی ٹیم میں انگلش بیرسٹر ڈی ایم پرتھ بھی شامل تھے، جن کی فیس اور ہوٹل وغیرہ کے اخراجات ایک اور روشن دماغ جناب روشن علی بھیم جی نے خود برداشت کیے تھے۔ کالم جاری ہے۔ چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں فل بینچ فیڈرل کورٹ کے ججز جن میں جسٹس ابو صالح، جسٹس محمد اکرم، جسٹس محمد شریف اور جسٹس ایس اے رحمان نے آزاد پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت توڑنے کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ جسٹس کانسٹنٹائن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آزاد پاکستان کی سیاست کو نظریہ ضرورت کی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ قوم کی آزادی کے گلے میں حسب ضرورت اور نظریہ ضرورت کا ایسا طوق پہنایا گیا جس کے خلاف اس فیصلے کے 67 سال بعد بھی پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنے کی عوامی جدوجہد کا سفر جاری ہے۔